हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले हमने बिहार स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी 3.0 हो, चाहे स्टेट 2024, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके सेम पेपर में से 5 से 10 सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बीपीएससी 2.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी 3.0 या बिहार स्टेट 2024, दोनों पेपर में काफ़ी कम टाइम बचे हैं। अगर आप सीरियस हो, फर्स्ट टाइम में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर सिर्फ दिया जा रहा है 300 में, जिसके अंदर आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सही दिया जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सिलेबस है उसे आप फुलफिल कंप्लीट कर लेते हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 71 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक आपके इंग्लिश पेपर और आपके जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है। जो मेन सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 71 से। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, जूम करके क्वेश्चन को प्रॉपर दिखना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, टॉलमैन के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक मानचित्र सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 5 है, ठीक है। आपका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वो भौतिक स्थानों के मानसिक प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये सब आपके ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक व्यक्ति की कालनुमानिक आयु 50 वर्ष है और मासिक आयु 20 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू क्या होगी। मैंने अपने प्रैक्टिस सेट साइकोलॉजी में ये सवाल काफ़ी बार मैंने आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। जो इसका वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा आपका 40, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गहराई धारणा के एक कोशीय संकेत का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अरेखीय परिदृश्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी 3.0 का, आपको स्टेट और बीपीएससी का दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन का ओवरऑल आइडिया मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन 74 है, ध्यान का कौन सा कारक ये दर्शाता है कि कोई उत्तेजना किस हद तक अपने परिवेश से बाहर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान देने योग्य प्रमुखता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको सही मिलान करना है, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इसको सही मिलान करना है। एक टाइप आपको सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका निकटता। तो निकटता जो होता है आपके उन लोगों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति और भौगोलिक रूप से हमारे करीब होते हैं, उसको निकटता कहा जाता है। तो आपका ए का 1 हो जाएगा। बात की जाए समानता की, तो समानता ये विचार लोग उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो समान रुचि और विश्वास से और मूल्य को साझा करते हैं। तो बी का 2 होगा और सी का आपका 3 हो जाएगा और डी का 4 होगा। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर आप इसे बी कंसीडर कीजिएगा, ये आपके ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 76 है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले सामान्य प्रकार का सामाजिक तनाव क्या है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसको वर्ग तनाव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विस्तार संभावना मॉडल, जिसे आप ELM के नाम से जानते हैं, कौन सा कारक ये निर्धारित करता है कि अनुनय के लिए केंद्रीय और प्रतीय मार्ग का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्शकों की प्रेरणा और जानकारी संसाधित करने की क्षमता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सामाजिक सुविधा की ओर ले जाने की आर्थिक संभावना देती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पेशोड पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन हमने सेम प्रैक्टिस सेट में अटेम्प्ट किए हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट में आपको ईजी से लेकर आपके हाई मॉडरेट लेवल तक आपको सारे प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है? अगर आप इसका नोट्स लेते हो तो उस नोट्स में आपको ईजी से लेकर मॉडरेट हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो अगर आपको फर्स्ट टाइम आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप उसे बेटर ढंग से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन-सा सिज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है? यह क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी क्लास 12 में करा था सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सिज़ोफ्रेनिया एक डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर भ्रम और मतिभ्रम का लक्षण देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 अल्पोर्ट। अल्पोर्ट के सिद्धांत ने मुख्य लक्षण की अवधारणा पेश की, वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे लक्षण जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर हावी होते हैं और उसे परिभाषित करते हैं, वो मुख्य लक्षण की अवधारणा कहा जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन 18 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 81, क्रॉस सेक्शन शोध के अनुदैर्ध्य शोध से क्या अलग करता है? मतलब क्रॉस जो सेक्शनल होता है उसको अनुदैर्ध्य शोध से उसे किस चीज़ को अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑफिशियल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक प्रकार की सीख है जो केंद्रित करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था। तो याद रखना ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके स्किनर साहब ने दिया था। वही बात कीजिए क्लासिकल, अगर यहाँ पर लिखता क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पॉलाव साहब ने दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था और पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। स्वैच्छिक व्यवहारों और परिणामों पर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्य प्रकार से केंद्रित माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब आपके करीब की वस्तुएं दूर की वस्तु के दृश्य में बाधा उत्पन्न करती है तो किस एक नेत्रीय संकेत का उदाहरण माना जाता है? ऐसे सवाल हमने एनसीईआरटी में कंप्लीट करे हुए हैं। तो आप जाकर एनसीईआरटी का वीडियो जरूर देखिएगा कि क्योंकि किसी भी एग्जाम को, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो चाहे स्टेट हो, पेपर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जरूर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हमने यूट्यूब पे हमने काफ़ी डिटेल में क्लास 11 और क्लास 12 को चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट करा है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःस्थिति। क्वेश्चन नंबर 84 है, धारणा के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि ठीक है, गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है आपका क्या होता है? लेकिन ऑफिशियल जो इसका आंसर माना गया था ऑप्शन ई माना गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गेस्टाल्ट का जो प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा कोफ़्का, जो कोफ़्का थे, उन्होंने गेस्टाल्ट शब्द का गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं। साथ में आपके थॉर्नडाइक ने भी इसके प्रयोग में काम किया था। तो याद रखिएगा, अगर ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था, उसके प्रतिपादन कौन थे? तो नाम याद रखिएगा कोफ़्का। अगर कोफ़्का के साथ थॉर्नडाइक भी नाम दिया हो, तो आप उसका आंसर कोफ़्का प्लस थॉर्नडाइक टिक आउट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसको अक्सर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और जिसने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करी थी? तो कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम वुंट। विलियम वुंट पहले ऐसे इंसान थे जो मनोविज्ञान के जनक कहा गया और उन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। इंडिया में पहली प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? तो याद रखिएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय में आपकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोलकाता में खोली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोसेसिंग मॉडल के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रकार की
प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के बेहतर मेमोरी रिटेंशन होता है। ये थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गहन प्रसंस्करण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन-सा वो कारक नहीं है जो धारणा को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, जो आपके संवेदक ग्रहणियाँ होती हैं, वो धारणा को कभी भी प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किसे इफेक्टिव संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा माना जा सकता है? तो पूर्वग्रह और पक्षपात, जो भी ऐसे इंसान जो कल्चरल और पक्षपात की बातें करते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक में बाधा माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट में आमतौर पर कितनी इंकफल्ड छवियां होती है? इस सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में पहले भी कर रखा हुआ है, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, 10 छवियां आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नौकरी में निरंतरता बढ़ाने में कौन सा कारक योगदान दे सकता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर ऑफिशियल माना गया था, ऑप्शन ई माना गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, औद्योगिक मनोविज्ञान में शास्त्रीय युग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाना औद्योगिक मनोविज्ञान के शास्त्रीय युग का उद्देश्यों में से एक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा कारक अक्सर अच्छा महसूस करो और अच्छा करो घटना से जुड़ा होता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम समानुभूति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी 3.0। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके पेपर में डायरेक्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रेचन के माध्यम से आक्रामकता में कमी के कारण अक्सर कौन-सा कारक जुड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण अक्सर नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ये सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में कर रखा है। आपको पूछा जा रहा है डायग्नोस्टिक मनोविज्ञान के बारे में, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमएमपीआई। ठीक है, याद रखना, एमएमपीआई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। रेशनल इमोटिव थेरेपी, जिसे आप आरईटी के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो नाम याद रखना, अल्बर्ट एलिस। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम में दोबारा से पूछा जा सकता है। 4 श्रेणियाँ वाले काई स्क्वायर अक्षमिता तालिका में स्वतंत्र की कितनी डिग्रियाँ होती हैं? तो टोटल आपकी 2 डिग्रियाँ होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मानक विचलन एसडी के मानों की सीमा के संबंध में चतुर्थक विचलन क्यूडी के मानों की सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका जो ऑफिशियल आंसर कंसिडर किया गया था, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रेरणा के प्रत्याशा मूल्य सिद्धांत संदर्भ में कौन सा कारक सीखने को प्रेरित करने में कथित मूल्य या किसी कार्य के या लक्ष्य के महत्व पर जोर देता है? आप क्वेश्चन देखकर आप समझ सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को लेवल बढ़ाता हूँ तो आप लोग कहते हो कि सर क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको मैं वहाँ पर इतना डिटेल में आपको बताता हूँ, अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर कैसे समझ सकते हो? आपको सिर्फ़ आसान क्वेश्चन करने का हैबिट चाहिए होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता। अगर मैं आपको आसान क्वेश्चन कराता हूँ, वहाँ पर आप बना भी लेते हो, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे, वहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे जो आपने पढ़ाया वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो इसलिए आपको सिर्फ़ आसान क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको ईज़ी से लेकर हाई क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जो कि आपको नोट्स में और मैंने वीडियो पे ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप नोट्स लेते हो, तो नोट्स में आपको ऐसे क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करने वाले, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आए हुए हैं, सेम आपके हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टेट वालों के लिए कि एग्जाम ईवी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपका बीपीएससी 4.0 का जो वैकेंसी है, वो आपके अगस्त स्टार्टिंग तक निकल सकता है और आपको बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के बाद बीपीएससी 4.0 की तैयारी करनी है,
जो आपके पास काफ़ी कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों साथ में तैयारी करो। तो इसका जो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। इसे याद रखिएगा, कीमत ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ग्राहक केंद्रित थेरेपी में ग्राहक की भावनाओं और विचारों के प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको सहानुभूतिपूर्वक सुनना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 900। बुद्धि परीक्षण में आम तौर पर 100 का आईक्यू स्कोर क्या दर्शाता है? मैंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, याद रखिएगा। 85 से लेकर 110 तक आपके नॉर्मल बुद्धि मतलब औसत बुद्धि कंसिडर किया जाता है। अगर आपका आईक्यू जो है 125 से 135 है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी माने जाते हो। जिसका आईक्यू 135 से 150 होता है, उसको हम गिफ्ट चाइल्ड बोलते हैं। और जिसका आईक्यू 110 से 115 होता है, ठीक है? उसे हम जो आपका औसत बुद्धि है, उसको औसत बुद्धि से थोड़ा-सा हायर मानते हैं। और जो आपके मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू 70 से 85 होता है। इसे मध्य बुद्धि कहते हैं। और जिनका आईक्यू 50 से 65 होता है, उसे हम लो लेवल का मध्य बुद्धि मतलब एक एकदम उसको कम दिमाग वाले हम कंसीडर करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, औसत बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 101 है कि मनोविज्ञान में कौन-सा परिप्रेक्ष्य व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने में अचेतन संघर्षों और बचपन के शुरुआती अनुभवों को भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मनोविश्लेषण परिप्रेक्ष्य। कौन-सा दृष्टिकोण भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सक्रिय दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 103 आपको सही मिलान करना है। एक साइड आपको सूची 1 दी गई है और दूसरी टाइप आपकी सूची 2 दी गई है। सूची 1 में आपके वैज्ञानिक का नाम है और उनके सूची 2 में उनके द्वारा की गई कामों को आपको चुनना है। तो आपका जो मैस्लो है, इसका जो सही मिलान होगा आपका ए से 3 हो जाएगा कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम कार्यस्थल में। इसका आप ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ़ इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, लोगों के पास व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त समय या संसाधन नहीं होते हैं। तो अक्सर कौन-सी समस्या समाधान पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अनुमानी। निगात्मक तर्क में क्या शामिल है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो आपका निगमांतक है, इसे हम डिडक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। जो कि आपके सामान्य सिद्धांतों या प्रेषणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसको निगात्मक को रूल टू एग्जाम्पल के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। जिसे आप स्पेसिफिक टू जनरल भी काउंट किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106। समांतर वितरित मॉडल में क्या होता है जब जानकारी परस्पर जुड़े नोड्स के नेटवर्क में संग्रहित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एकल श्रेणीगत चर में प्रेक्षित और अपेक्षित आवृत्तियों की तुलना करते समय किस प्रकार के काई स्काई प्रेक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिकल्पना परीक्षण में छोटा सा पी मूल्य आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो इसका जो आंसर माना गया था ऑफिशियल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अनुरूपता के किस क्लासिक अध्ययन में उन प्रतिभागियों को शामिल किया गया था जिन्हें विभिन्न कार्डों पर लाइन की लंबाई मिलान करने के लिए कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, एस की अनुरूपता अध्ययन। प्रभाव प्रबंधन के संदर्भ में कृतघ्नता का क्या तात्पर्य है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि कृतघ्नता का जो अर्थ होता है वास्तविक भावनाएँ व्यक्त करना, जो आपका रियल इमेज होता है उसको व्यक्त करना आपकी कृतघ्नता का तात्पर्य माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक विशिष्ट न्यूरॉन की विसार झिल्ली क्षमता कितनी होती है? तो याद रखिएगा -70 मिलीवोल्ट होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में कौन-सा व्यवहार आमतौर पर आचरण का विकार जुड़ा नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सामाजिक अलगाव और साथियों से परहेज। मलीगरिंग से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया भी था कि मलिंगरंग जो होता है आपके स्पष्ट चिकित्सा स्पष्टीकरण के वास्तविक और गंभीर शारीरिक लक्षण होते हैं और बाहरी लाभ के लिए शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश करना या दिखावा करना कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। समूह विकास में तूफानी चरण की विशेषता किसे मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन-सा टॉकमैन के समूह विकास मॉडल का एक चरण नहीं है? तो याद रखिएगा जो आपका अनुरूप है, टॉकमैन के समूह का एक विकास मॉडल चरण नहीं माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रचनात्मक प्रक्रिया के चरणों में आरंभ से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है? आप मतलब इसको जो 4 ऑप्शन है, इसे स्टार्ट से लेकर अंत तक इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका तैयारी होगा, किसी भी चीज़ को तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद आपका उष्मायन होगा 2, 4 उसके बाद रोस्टिंग कंसीडर किया जाएगा और लास्ट में आपका सत्य-पान आएगा। तो ठीक है? तो 2, 4, 3, 1 आपका राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1 क्वेश्चन नंबर 116 तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका 2, 4, 3, 1 यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 1117 है, फिर से आपको सही मिलान करना है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैंने ऑलरेडी आपको स्पीयरमैन, ठीक है? स्पीयरमैन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि किस श्रेणी के असाधारण बच्चों में सामाजिक संचार में चुनौतियाँ और दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे आप एएसडी के नाम से जानते हैं, उसके कौन से लक्षण होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा विकासात्मक विकारों वाले बच्चे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्स्टन पैमाने पर प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते समय समग्र दृष्टिकोण स्कोर निर्धारित करने के लिए अक्सर किस संख्या की तकनीक को उपयोग किया जाता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इस सवाल पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रमुख कंपोनेंट विश्लेषण। संपर्क परिकल्पना क्या है? तो संपर्क परिकल्पना एक सिद्धांत है जो कि समूह के बीच सकारात्मक संपर्क और पूर्व को कम कर सकता है। स्केचर और सिंगर को एक क्लासिकल प्रयोग में प्रतिभागियों एवं एपिनेफ्रिन एंड्रोनों का इंजेक्शन लगाया गया था, जो कि एक हर्षित, क्रोधित और संघ के संपर्क में लाया गया। इस अध्ययन को क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, स्केचर और सिंगर आपको एनसीईआरटी क्लास 12 में पढ़ना है, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। वैलेंस ब्रूम के सिद्धांत के संदर्भ में किसको संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा परिमाण का मूल्य या अंशनीयता। स्नोबॉल स्पेलिंग का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार के शोध में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा गुणात्मक शोध। सकारात्मक रूप से विषम वितरण दाईं तिरछा मध्य माध्यिका बहुलक आमतौर पर एक दूसरे में तुलना में कैसे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मध्य माध्यिका और बहुलक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। असमान नमूना आकारों और असमान भिन्नताओं वाले दो समूह के माध्यों की तुलना करते समय किस प्रकार टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है? आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो कि आपको सिर्फ अगर आपको लगता है कि 1 महीने में आपको बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, तो आपको गलतफ़हमी है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखकर बिल्कुल भी आपको 2 से 3 महीने का प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर आपको इस लेवल का क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना है, तो आपको 2 से 3 महीने का प्रॉपर टाइम चाहिए। जो कि आपके पास प्रॉपर टाइम है। क्वेश्चन को अभी से अच्छे से रीड करके सारे नोट्स को रीड कीजिए और
फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 पे। जोड़ और घटाव जैसे अंकगणित कार्यों के लिए माप के किस स्तर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अंकगणित में जोड़ घटाव के लिए आप मध्यांतर और अनुपात के हिसाब से भी आप इसे जोड़ और घटाव कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कॉल जॉन्ग, अल्फ्रेड एडलर जैसे नौ फ्राइडियन सिद्धांतकारों ने व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्राइड को विस्तार का विस्तार किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में किस प्रमुख अवधारणा पर जोर दिया? आपको याद होगा कि सिगमंड फ्राइड आपके फ्राइडियन सिद्धांतकार माने जाते हैं। जो उनके अगेंस्ट में काम किया गया उसे हम नो फ्राइडियन कहते हैं। जो कि कॉल जंग, अल्फ्रेड एडलर उनके अगेंस्ट में उन्होंने काम किया था। उसको हम व्यक्तित्व के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका में माने जाते हैं, कॉल जंग और अल्फ्रेड एडलर। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कॉल जोंग ने 3 प्रकार आपने बताए थे मन के। पहला आपका उभयमुखी होता है, ठीक है? अंतमुखी और बहिर्मुखी। ये 3 आपके मुखी के बारे में कार्ल जंग ने बात की थी। मैंने इसको लेकर भी काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी सीरीज़ में आपको अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। इसे ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 128 है कि एबिंगहॉस में भूलने की अवस्था वक्र की अनुसार नई जानकारी सीखने की भूलने की गति सबसे अधिक कब होती है? तो सबसे अधिक गति, इसका जो राइट आंसर होगा कंसीडर किया गया था ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। दो संबंधित समूह की तुलना के लिए युग्मित टी परीक्षण का गैर पैरामीट्रिक समकक्ष क्या मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रायोगिक अनुसंधान में प्लेसिबो की क्या भूमिका होती है? तो याद रखिएगा, प्लेसिबो की जो आपकी सबसे मेन भूमिका होती है सक्रिय अवयव की बिना उपचार के लिए प्रभाव की नकल करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। धारणा में सामाजिक संकेतों का आकलन करते समय पैड लैंग्वेज शब्द का क्या तात्पर्य है? तो मैंने ऑलरेडी आपको पैड लैंग्वेज के बारे में बताया था, जिसका मतलब होता है स्वर, पिच और बोलने की गति जैसे स्वर संबंधी गुण को दर्शाना। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इम्प्रेशन प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इम्प्रेशन मतलब दूसरे के किसी बारे में जो आपकी धारणाएँ हैं, उनमें हेरफेर करना और उन्हें नियंत्रित करना आपका इम्प्रेशन प्रबंधन का तात्पर्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि किसको स्राव के लिए जिम्मेदार है? ये भी सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेलाटोनिन जो नींद जागने के चक्र में नियंत्रित करता है, उसे पीनियल ग्रंथि के नाम से कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 124 निम्नलिखित में कौन सा पैरासिमेट्रिक तंत्र का कार्य माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा आपके पेपर में 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मुक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो जो आपका स्टेटमेंट सही है, ये तब होता है जब एक एक्शन पोटेंशियल प्रेसिटोनिक न्यूरॉन के एक्शन टर्मिनल तक पहुंचता है, तब आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसे आप सीबीटी निम्नलिखित में किस चिंता विकार के लिए एक सामान्य और इफेक्टिव उपचार दृष्टिकोण माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपको सही मिलान करना है। जब आप इसका सही मिलान करोगे, जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा, वो आपका रहेगा ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा, इसको सही मिलान आप कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने ऑफिशियल आंसर भी डाले हुए हैं। आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 है, साइक्लोनोमेटिक विकार की विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दीर्घकालिक और कम गंभीर मनोदशा संबंधी गड़बड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ईसीटी, ठीक है, एक उपचार विकल्प है जिसका मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है?
तो ईसीटी का उपयोग हम मैक्सिमम प्रमुख अवसादाग्रस्त विकार एमडीडी के धीरे ध्रुवीय विकार के लिए कंसीडर हम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। उपलब्धि परीक्षणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका ऑफिशियल आंसर है बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप मेरा ऊर्जा बढ़ाते रहिए, आप लोग के लिए डेली ऐसी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 141 है कि संभवतः नमूनाकरण विधियों के प्राथमिक लाभ किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, अज्ञात गुण जो कि एक प्रतिनिधि नमूना को प्रदान करता है, उसे संभावित नमूनाकरण विधियों के प्राथमिक लाभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्नावली में किस प्रकार का प्रश्न ये जांचने के लिए डिजाइन किया गया, उत्तरदाता ध्यान दे रहा है और सच्चाई में उत्तर दे रहा है या नहीं? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जाल प्रश्न के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस डेटा सेट में परिवर्तनशीलता की कौन सी माप आउटलाइर्स या चरम मूल्य के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मानक विचलन, जिसे आप एस डी के नाम से जानते हैं। एक्शन पोटेंशियल के बढ़ते चरण के दौरान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सोडियम आयन कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और उसमें विध्रुवण करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, फिलिन प्रभाव का क्या तात्पर्य है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। फिलिन प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि परीक्षण स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों और बाहरी स्थितियों का वर्णन करने के लिए अक्सर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, उसको हम निधारक शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में पारस्परिक नियतिवाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, एक दूसरे पर व्यक्तिगत, व्यवहारिक और पर्यावरणीय कारकों को पारस्परिक प्रभाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 148 है, मुकाबला करने की किस रणनीति में किसी तनावपूर्ण सिचुएशन के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उसके बारे में अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है? तो इसका जो ऑफिशियल आंसर कंसिडर किया गया था ऑप्शन ई किया गया था, इसे याद रखिएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हंस शैली के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम, जिसे आप जी ए एस मॉडल के अनुसार तनाव के प्रति शरीर को प्रतिक्रिया के 3 चरण कौन-कौन से थे? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपके 3 चरण थे, अलार्म, प्रतिरोध और थकावट थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सिज़ोफ्रेनिया वाले कुछ व्यक्तियों में देखे जाने वाला लक्षण कैटोनिया से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गतिहीनता और अनुत्तेजता में या अधिक उत्तेजना स्थिति दर्शाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑफिशियल आपका आंसर भी दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। 1 से लेकर आपको 150 तक ऑफिशियल आंसर है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत ये काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतना क्वेश्चन बोलते-बोलते मेरा मुँह दुख गया। तो इतनी मेहनत देखकर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, कोई भी कसर नहीं चाहते हो छोड़ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित हो सकती है। सिर्फ़ 300 में, जो कि आपके पॉकेट मनी डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।